बात कर रहे हैं करगिल विजय के 25 साल की 25वीं वर्षगांठ करगिल विजय दिवस की आज देश मना रहा है और शहीदों की वीरता को याद कर रहा है। सीधे आपको लिए चलते हैं द्रास, जहां पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त देखिए फोटो सेशन का वक्त आ चुका है, जिसका हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। आज है करगिल के जांबाजों के हौसले को याद करके सीना गर्व से चौड़ा कर लेने का दिन। आज है करगिल के शहीदों की शहादत को सलाम करने का दिन और ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करगिल पहुंचे हुए हैं। शहीदों के पराक्रम को याद किया जा रहा है। उन्होंने जो शहादत दी देश के लिए, आज उसे सलाम करने का दिन है। आज उन जांबाजों को देश याद कर रहा है, उनकी वीरता को, उनके जज्बे को, उनके हौसले को कर रहा है प्रणाम। ऑपरेशन विजय की याद लगातार हम भी ताजा करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद अपने तमाम खास मेहमानों के जरिए आज उन शहीदों के पराक्रम, उनकी वीरता को हर भारतवासी, हर देशवासी सैल्यूट कर रहा है, दिल से नमन कर रहा है। इरफान कुरैशी हमारे संवाददाता इस वक्त करगिल से ही हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। करगिल से ये शानदार तस्वीरें इस वक्त हमारे सामने हैं। इरफान, आप जरा अपनी आंखों देखी बयां कीजिए, आप तो खुद वहीं पर मौजूद हैं। देखिए, बिल्कुल समीर, जिस तरह आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करगिल के वार मेमोरियल पहुंचे, वहां जवानों को, शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन उससे बड़ी अद्भुत तस्वीरें ये थी कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री द्रास में हुई, बैक टू बैक 7 चॉपर्स, फाइटर जेट्स उनको एस्कॉर्ट कर रहे थे, जिसमें चिनूक, मिग की बात करें या मिराज की बात करें, वो ठीक बिल्कुल टाइगर हिल और .535 की ओर से गुजर रहे थे। .535 वही पोस्ट है जहां पाकिस्तानी सेना मौजूद है। तो कहीं ना कहीं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास पहुंचे, करगिल की इन वादियों में पहुंचे, वो भी 25वीं बरस पर। और कहीं ना कहीं एक ठोस संदेश ये भी है, क्योंकि लगातार जिस तरह फाइटर जेट्स इन वादियों में लगातार गश्त करते हुए दिखे, और टोलो लिंक की पहाड़ियों की बात करें आप या बत्रा टॉप की बात करें, बिल्कुल उनका कारवां वहीं से गुजरते हुए उसके बाद वार मेमोरियल पहुंचा। और वहां पर तस्वीरें जिस तरह आपने देखी और लगातार हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नम भी थे और कहीं ना कहीं वो सेना का मनोबल भी वो बड़ा और ज़्यादा मजबूत करने का वहाँ प्रयास कर रहे थे। अब चूंकि वो अंदर टेंट में चले गए हैं, वहाँ वो वार्तालाप कर रहे हैं और उम्मीदें ये हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से दुश्मन देशों को एक कड़ा संदेश देंगे, क्योंकि यहाँ इस तरफ चीन है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है। और मेरे पीछे जो सड़क देख रहे हैं आप, एक बार मैं आपको समीर दिखाने की कोशिश करूंगा, यही लाइफ लाइन है इस लद्दाख की वादियों की। और इसी लाइफ लाइन को सामने ठीक जो टाइगर हिल है, वहां से दुश्मन लगातार टारगेट कर रहा था जब करगिल का युद्ध हुआ था। और जिस जगह मैं खड़ा हूं, ये भारतीय सेना का आर्टिलरी पॉइंट था जब ये करगिल का युद्ध हुआ था। और यहां पर इसी लाइफलाइन को हिट करने का प्रयास किया था ताकि भारतीय सेना का मनोबल टूट जाए। लेकिन इन कई हजार फीट की ऊंचाइयों पर भारतीय सेना ने दुश्मन को खदेड़ा और एक बार फिर से अपना कब्जा वहां पर जमाया। और करीबन बत्रा टॉप, इस तरफ मेरी दाईं तरफ एक बार मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, बत्रा टॉप के नीचे जो मशको घाटी है, वहां तक परवेज मुशर्रफ आए थे। ये महत्वपूर्ण जगह है जहां से मैं आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ परवेज मुशर्रफ आए थे मशको घाटी में, और उसके ठीक सामने बत्रा टॉप है जहां विक्रम बत्रा ने अपना बलिदान दिया था देश के लिए और इन सरहदों को महफूज किया था। और उसके साथ में उसके बाद पिछली वाली पहाड़ी टाइगर हिल, और मेरे सामने .535 है जो दुश्मन की पोस्ट है, और लगातार उनकी नजरों में भी हैं हम। तो यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारवां हवा में आगे बढ़ता हुआ साफ तौर पर हमने दर्शकों को दिखाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है। और भारतीय सेना की तैयारियां इस लद्दाख की वादियों में बहुत मजबूत है, क्योंकि बीते वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, मेडिकल या बाकी जो टनल्स की खासतौर पर बात करें, आज भी एक महत्वपूर्ण
हिमाचल लेक के बीच जो सिंखवाई टनल है उसका उद्घाटन होना है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि किस तरह सेना और भारतीय सरकार इन लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाकों में या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इलाकों में बीते वर्षों में मजबूती से आगे बढ़ता हुआ दिखा है और दुश्मन को लगातार मुंह तोड़ जवाब देते हुए भी लगातार भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया। बिल्कुल। और आप हमारे साथ इरफान बने हुए आज ही का वो दिन है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरफ से करगिल विजय दिवस का आज ऐलान किया गया था। और करगिल से देखिए हमारे संवाददाता इरफान कुरैशी को आप देख पा रहे हैं जो पूरी जानकारी वहां से हमें दे रहे हैं। और इसके अलावा करगिल से ही द्रास के जो करगिल वॉर मेमोरियल है वहां से अंशु निर्वाण भी इस वक्त हमारे साथ लाइव है। अंशु, मैं अब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन इस बीच आपको बता दें हमारे साथ खास मेहमान मेजर जनरल संजय मैस्टन सर भी मौजूद है। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर ब्रिगेडियर शरदेंदु सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। और एयर मार्शल राजेश कुमार सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। और कैप्टन अखिलेश सक्सेना करगिल वॉर हीरो हैं। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है, आपके पास आएंगे। लेकिन अंशु निर्वाण, अब मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि इस वक्त आप द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं और करीब 60 दिन तक यह युद्ध चला था। आज ही का वो दिन है जब करगिल विजय दिवस के तौर पर इसका ऐलान किया गया था। क्या खास और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी इसे और खास बना देती, कैसे हौसला बढ़ाया जा रहा है, तस्वीरें भी आप दिखाइए। और ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ से शिंकुला ला जो सुरंग है उस प्रोजेक्ट की आधारशिला को रखा जा रहा है, शिलान्यास किया जा रहा है। एक विस्फोट के जरिए इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया जा रहा है प्रधानमंत्री की तरफ से। और आपको बता दें ये देखिए वही विस्फोट है जिसके जरिए शिंकुला ला सुरंग जो टनल प्रोजेक्ट है। और आपको बता दें 15,800 फीट की ऊंचाई पर यह परियोजना, और जब यह बनकर तैयार हो जाएगी सुरंग जो कि डबल लेन सुरंग होने वाली है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद यह सुरंग बन जाएगी शिंकुला ला टनल। और ये आपको बता दें कि ये जो टनल है वो हिमाचल के लाहौल से लद्दाख को कनेक्ट करती है। और हर मौसम में हिमाचल के लाहौल से लेकर लद्दाख तक की जो कनेक्टिविटी है वो आसान हो जाएगी और सेना के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होने वाली। तो देखिए बेहद खास ये मौका, एक तरफ 25वीं वर्षगांठ करगिल विजय दिवस की और साथ ही इस मौके पर प्रधानमंत्री की तरफ से शिंकुला ला सुरंग परियोजना का शिलान्यास विस्फोट के जरिए। माता की आवाज पहाड़ी के उस पार सुनाई देनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर बीडी मिश्रा जी, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, करगिल युद्ध के समय सेनाध्यक्ष रहे जनरल वीपी मलिक जी, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी, वीरता पुरस्कार प्राप्त सेवारत और सेवानिवृत्त सैनिकों, करगिल युद्ध के बहादुर वीरों की माताएं, वीर नारियां और उनके समस्त परिजन, सेना के बहादुर जवानों और मेरे प्रिय देशवासियों, आज लद्दाख की ये महान धरती कारगिल विजय के 25 वर्ष पूरे होने की साक्षी बन रही है। कारगिल विजय दिवस हमें बताता है कि राष्ट्र के लिए दिए गए बलिदान अमर होते हैं।
दिन, महीने, वर्ष, सदियां गुजरते हैं, सर्दियां भी गुजरती हैं, मौसम भी बदलते हैं, लेकिन राष्ट्र की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगाने वालों के नाम अमिट रहते हैं। ये देश हमारी सेना के पराक्रमी महानायकों का सदा सर्वदा ऋणी है। ये देश उनके प्रति कृतज्ञ है। साथियों, मेरा सौभाग्य है कि कारगिल युद्ध के समय मैं एक सामान्य देशवासी के रूप में अपने सैनिकों के बीच था। आज जब मैं फिर करगिल की धरती पर हूं, तो स्वाभाविक है वो स्मृतियां मेरे मन में ताजा हो गई है। मुझे याद है किस तरह हमारी सेनाओं ने इतनी ऊंचाई पर इतने कठिन युद्ध ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मैं देश को विजय दिलाने वाले ऐसे सभी शूरवीरों को आदरपूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने कारगिल में मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। साथियों, कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया। लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंक की हार हुई। साथियों, पाकिस्तान ने अतीत में जितने भी दुष्प्रयास किए, उसे मुंह की खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। वो आतंकवाद के सहारे, प्रॉक्सी वॉर के सहारे अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने का प्रयास कर रहा है। लेकिन आज जब मैं उस जगह से बोल रहा हूं जहां आतंक के आकाओं को मेरी आवाज सीधे सुनाई पड़ रही है, मैं आतंकवाद के इन सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि उनके नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे।
आतंकवाद को हमारे जाबाज पूरी ताकत से कुचलेंगे। दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। साथियों, लद्दाख हो या फिर जम्मू कश्मीर, विकास के सामने आ रही हर चुनौती को भारत परास्त करके ही रहेगा। कुछ ही दिन बाद इस 5 अगस्त को आर्टिकल 370 का अंत हुए 5 वर्ष पूरे होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर आज नए भविष्य की बात कर रहा है, बड़े सपनों की बात कर रहा है। जम्मू कश्मीर की पहचान G20 जैसी ग्लोबल समिट की अहम बैठक करने के लिए हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर रहा है। दशकों बाद कश्मीर में सिनेमा घर खुला है। 3.5 दशक के बाद पहली बार श्रीनगर में ताजिया निकला है। धरती का हमारा स्वर्ग तेजी से शांति और सौहार्द की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज लद्दाख में भी विकास की नई धारा बनी है। सिंकुल्ला टनल, इसके निर्माण का काम शुरू हुआ है। सिंकुल्ला टनल के जरिए लद्दाख पूरे साल हर मौसम में देश से कनेक्टेड रहेगा। ये टनल लद्दाख के विकास और बेहतर भविष्य के लिए नई संभावनाओं का नया रास्ता खोलेगी। हम सभी को पता है कि कठोर मौसम की वजह से लद्दाख के लोगों को कितनी मुश्किलें आती हैं। सिंकुल्ला टनल के बनने से ये मुश्किलें भी कम होगी। मैं लद्दाख के मेरे भाई बहनों को इस टनल का काम शुरू होने के लिए विशेष बधाई देता हूं। साथियों, लद्दाख के लोगों का हित हमेशा हमारी प्राथमिकता रहा है। मुझे याद है कोरोना के समय में करगिल क्षेत्र के हमारे कई लोग ईरान में फंस गए थे। उन्हें वापस लाने के लिए मैंने व्यक्तिगत स्तर पर काफी प्रयास किए। ईरान से लाकर उन्हें जैसलमेर में ठहराया गया था और जब स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरी तरह संतोषजनक रिपोर्ट मिले, उसके बाद उन सबको उनके घर तक यहां पहुंचाया था। हमें संतोष है कि हम अनेकों जिंदगियों को बचा पाए।
यहां के लोगों की सुविधाएं बढ़े, ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। बीते 5 वर्षों में ही हमने लद्दाख के बजट को 1100 करोड़ से बढ़ाकर 6000 करोड़ रुपए कर दिया है। यानी करीब करीब 6 गुना की वृद्धि। ये पैसा आज लद्दाख के लोगों के विकास में, यहां सुविधाएं बढ़ाने में काम आ रहा है। आप देखिए, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, पावर सप्लाई, रोजगार, लद्दाख में हर दिशा में दृश्य भी बदल रहा है, परिदृश्य भी बदल रहा है। पहली बार यहां होलिस्टिक प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। जल जीवन मिशन की वजह से अब लद्दाख के 90% से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंच रहा है। लद्दाख के युवाओं को क्वालिटी हायर एजुकेशन मिले, इसके लिए यहां सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा है। पूरे लद्दाख क्षेत्र को 4G नेटवर्क से जोड़ने का काम भी चल रहा है। 13 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल का काम भी जारी है। इसके वजन बनने से नेशनल हाईवे नंबर 1 पर भी ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो जाएगी। साथियों, हमने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास के असाधारण लक्ष्य तय किए हैं। चैलेंजिंग टास्क को अपने हाथों में लिया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ ने ऐसे लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अभूतपूर्व गति से काम किया है। बीआरओ ने पिछले 3 साल में ही 330 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। इसमें लद्दाख के विकास कार्यों से लेकर पूर्वोत्तर में सेला टनल जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। मुश्किल टेरेन्स में विकास की एक गति नए भारत की क्षमता और दिशा दोनों दिखाते हैं। साथियों, आज की वैश्विक परिस्थितियां पहले से अलग है। इसलिए हमारी सेनाओं को हथियारों और उपकरणों के साथ साथ कार्यशैली और व्यवस्थाओं में भी आधुनिक होना चाहिए। इसलिए देश दशकों से डिफेंस सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स की जरूरत महसूस करता रहा था। सेना स्वयं वर्षों से इसकी मांग कर रही थी।
लेकिन दुर्भाग्य से पहले इसे उतना महत्व नहीं दिया गया। बीते 10 वर्षों में हमने डिफेंस रिफॉर्म्स को रक्षा क्षेत्र की पहली प्राथमिकता बनाया है। इन रिफॉर्म्स के कारण आज हमारी सेनाएं ज्यादा सक्षम हुई हैं, आत्मनिर्भर हो रही है। आज डिफेंस प्रोक्योरमेंट में बड़ी हिस्सेदारी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री को दी जा रही है। डिफेंस में रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट का भी 25% प्राइवेट सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया है। ऐसे ही प्रयासों का परिणाम है कि भारत का डिफेंस प्रोडक्शन अब 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। कभी भारत की गिनती हथियार मंगाने वाले देश के रूप में भी थी। अब भारत एक्सपोर्टर के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं ने 5,000 से ज्यादा हथियारों और ये सैन्य उपकरणों की लिस्ट बनाकर ये तय किया है कि अब ये 5,000 आइटम्स बाहर से नहीं मंगवाए जाएंगे। मैं इसके लिए सेना नेतृत्व को बधाई देता हूं। साथियों, डिफेंस सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए भी भारत की आर्म्ड फोर्सेज की सराहना करना चाहता हूं। हमारी सेनाओं ने बीते वर्षों में कई साहसिक निर्णय लिए हैं। सेना द्वारा किए गए जरूरी रिफॉर्म्स का एक उदाहरण अग्निपथ स्कीम भी है। दशकों तक संसद से लेकर अनेक कमेटी तक में सेनाओं को युवा बनाने पर चर्चाएं होती रही है। भारत के सैनिकों की औसत आयु, एवरेज एज, ग्लोबल एवरेज से ज्यादा होना, ये हम सबकी चिंता बढ़ाता रहा है। इसलिए ये विषय बरसों तक अनेक कमिटियों में भी उठा, लेकिन देश की सुरक्षा से जुड़ी इस चुनौती के समाधान की पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। शायद कुछ लोगों की मानसिकता ही ऐसी थी कि सेना मतलब नेताओं को सलाम करना, परेड करना। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की आस्था। हमारे लिए सेना मतलब 140 करोड़ देशवासियों की शांति की गारंटी। हमारे लिए सेना मतलब देश की सीमाओं को सुरक्षा की गारंटी। अग्निपथ योजना के जरिए देश ने इस महत्वपूर्ण सपने को एड्रेस किया है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है। अग्निपथ का लक्ष्य सेनाओं को युद्ध के लिए निरंतर योग्य बनाए रखना है। दुर्भाग्य से
राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील विषय को कुछ लोगों ने राजनीति का विषय बना दिया है। कुछ लोग सेना के इस रिफॉर्म पर भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में झूठ की राजनीति कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने सेनाओं में हजारों करोड़ के घोटाले करके हमारी सेनाओं को कमजोर किया। ये वही लोग हैं जो चाहते थे कि एयरफोर्स को कभी आधुनिक फाइटर जेट न मिल पाए। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेजस फाइटर प्लेन को भी डिब्बे में बंद करने की तैयारी कर ली थी। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार पेंशन के पैसे बचाने के लिए ये योजना लेकर आई है। मैं जरा ऐसे लोगों की सोच से शर्म आती है, लेकिन मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा कोई मुझे बताए, आज मोदी के शासनकाल में जो भर्ती होगा, क्या आज ही उसको पेंशन देना है क्या? उसको पेंशन देने की नौबत 30 साल के बाद आएगी और तब तो मोदी 105 साल का हुआ होगा और तब न भी मोदी की सरकार होगी। क्या मोदी जब 105 साल का होगा, 30 साल के बाद जो पेंशन बचेगा, उसके लिए मोदी ऐसा राजनीतिक है जो आज गाली खाएगा? क्या तर्क दे रहे हैं? लेकिन साथियों, मेरे लिए दल नहीं, देश सर्वोपरि है। और साथियों, मैं आज गर्व से कहना चाहता हूं, सेनाओं द्वारा लिए गए इस फैसले का हमने सम्मान किया है। और जैसा मैंने पहले कहा, हम राजनीति के लिए नहीं, राष्ट्र नीति के लिए काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है। हमारे लिए 140 करोड़ की शांति ये सबसे पहले है। साथियों, जो लोग देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़। ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़। इतना झूठ
और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप, ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी, देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला, और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तारीख को याद नहीं करते। साथियों, कारगिल की विजय ये किसी सरकार की विजय नहीं थी। कारगिल की विजय ये किसी दल का विजय नहीं था। ये विजय देश की थी। ये विजय देश की विरासत है। ये देश के गर्व और स्वाभिमान का पर्व है। मैं एक बार फिर 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से मेरे वीर जवानों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। सभी देशवासियों को पुनः एक बार कारगिल विजय के 25 वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। ये भारत माता की जय मेरे उन वीर शहीदों के लिए है, मेरे वीर भारत मां के वीर सपूतों के लिए है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो करगिल विजय के 25 साल, शौर्य के 25 सालों को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1999 में जो सर्वोच्च बलिदान दिया हमारे जवानों ने, उनकी शहादत को नमन किया गया है। करगिल के जांबाजों की जांबाजी को सलाम किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें आपने देखी, उनका संबोधन आपने सुना, और अग्निपथ योजना का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिक्र किया और यह कहा कि सैन्य सुधार के जब कोई कदम उठाए जाते हैं तो उस पर भी झूठ की राजनीति की जाती है। कुछ लोगों की सोच पर मैं हैरान हूं। सेना के नाम पर इससे पहले हजारों करोड़ के घोटाले होते थे और इन लोगों ने सेना को कमजोर किया, यानी ऑपोजिशन पर एक तरह का हमला बोलते हुए भी आज वो नजर आए। अग्निपथ योजना का उन्होंने जिक्र किया, अग्निवीरों का उन्होंने जिक्र किया और कहा है कि अग्निपथ का जो पूरा लक्ष्य है, यानी इस योजना का जो पूरा लक्ष्य है, वो सेना को युद्ध योग्य रखना है, युवा रखना है। इस बात का उन्होंने जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि इस योजना को लेकर युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। सेना के फैसले का हमने सम्मान किया। अग्निपथ का मकसद सेना को युवा बनाना है। ये आज अहम बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। यह भी उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के जरिए, अग्निवीरों के जरिए देश की ताकत में और इजाफा होगा। ये सैन्य सुधार के लिए एक बड़ा कदम है, लेकिन इस पर भी झूठ की राजनीति की जा रही है और युवाओं को बरगलाने का काम किया जा रहा है।
जरा सुनते हैं कि खास तौर पर अग्निवीरों को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि अग्निपथ योजना से देश की ताकत बढ़ेगी और देश का सामर्थ्यवान युवा भी मातृभूमि की सेवा के लिए आगे आएगा। प्राइवेट सेक्टर और पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणाएं की है। मैं तो हैरान हूं, कुछ लोगों की समझ को क्या हुआ है, उनकी सोच को क्या हो चुका है।